वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी जो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और आपका जो भी अगर फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देवें। डाइपोल मोमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। डाइपोल मोमेंट किसका मेजरमेंट है कि किसी भी बॉन्ड में पोलरिटी कितनी है, उसके बारे में डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी का मेजरमेंट ही क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, मान लो कि ये कोई एबी मॉलिक्यूल है। अब एबी मॉलिक्यूल अगर या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है एबी मॉलिक्यूल के बीच में, या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इस पे जो एनायन पे कम्प्लीटली नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा और कैटायन पे कम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन जब ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है और अगर है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज़्यादा है देन ए से, तो इस जो बॉन्ड पेयर होगा कोवलेंट बॉन्ड का, ये टुवार्ड्स बी ज़्यादा रहेगा, बी के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, और ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पे भी अगर किसी भी बॉन्ड में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर क्रिएट हो जाता है, जिसे बोलते हैं चार्ज सेपरेशन अगर क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इस पोलरिटी को ही हम किस में मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। लेट चार्ज सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन कितना है, क्यू है। ठीक है, एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ये ए और बी एटम है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियस के बीच में, जैसे ये ए है एटम और ये इनका बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनके बीच की ये जो दूरी है ना, इसे डी बोल दिया। और इन पे जो इस पे न्यूक्लियर इस वाले एटम पे जो चार्ज है उसे बोला पार्शियल नेगेटिव बोल दिया, जो भी चार्ज सेपरेशन अगर क्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज सेपरेशन एंड द डिस्टेंस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। इसका जो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज सेपरेशन एंड द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, ये क्या हो गया, चार्ज, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसके ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो कि है ना पॉजिटिव जो चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे कि ए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल मोमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब होता है डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर है ना डेल्टा ई एन, मतलब है ना डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे कैसे अफेक्ट करती है डाइपोल मोमेंट को। तो जो डिफरेंस है ना, जैसे ए और बी एटम है, अगर ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो डिफरेंस होएगा डेल्टा ई एन, जितना ज्यादा होएगा उतना ही ज्यादा क्या होएगा, चार्ज सेपरेशन होएगा, और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होएगा उतना ही क्या होएगा, डाइपोल मोमेंट होएगा, म्यू होएगा। म्यू क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई, अब अगर क्यू इंक्रीज होएगा तो क्या म्यू इंक्रीज नहीं होएगा, म्यू इंक्रीज होएगा। अगर क्यू इंक्रीज होएगा तो म्यू डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होएगा। अब दूसरा फैक्टर आता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दैट इज डी। अगर डी इंक्रीज होएगा तो क्या होएगा, म्यू भी इंक्रीज होएगा। अगर डी इंक्रीज होएगा तो म्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज साइज ऑफ एटम। अब डी क्या है, अगर एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा, जिससे क्या होगा, डी इंक्रीज होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होएगा, और उससे क्या होएगा, म्यू इंक्रीज होएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 3D ओरिएंटेशन, अगर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें है ना डाइपोल मोमेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना, जो 3D ओरिएंटेशन देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट का इन्हें पॉलीएटॉमिक सिस्टम। जैसे कि ये Ab2 अगर कोई मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप का अगर कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वहां पे हमने माना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज्यादा है देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। तो मतलब ए पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये हो गया म्यू1 हो गया। इस बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसे क्या बोल देंगे, हम म्यू1 बोल देंगे। और ए और बी बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसे हम बोल देंगे म्यू2 बोल देंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस बॉन्ड के जो इस कोवलेंट बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन इस साइड है,
और इस वाले की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और जो बी ए बी जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अब इस कंडीशन में जो 3D ओरिएंटेशन के कारण जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उनका डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, म्यू AB2 कैसे निकालेंगे, रूट म्यू वन का स्क्वायर जो इस वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। ये हो गया पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया, म्यू AB2 क्या हो गया, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। ये हो गया इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। लेट अगर है ना, अब ये जो थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देखो जो थीटा होगा ना, थीटा कितना होता है उसके बेसिस पे cos थीटा की वैल्यू आएगी और फिर उससे ही रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकलेगा। अगर मान लो कि ये AB2 मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर का मतलब हो गया जैसे A B और A, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, ये AB बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, अब देखो ये दोनों ये बॉन्ड भी AB बॉन्ड है और ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम है तो ये दोनों मॉलिक्यूल ये भी है ना B है, ये एटम भी B है, ठीक है। अगर ये दोनों एटम सेम है तो AB बॉन्ड में जो जितना डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा उतना ही इस वाले बॉन्ड में ना डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, मतलब म्यू1 = म्यू2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो म्यू1 स्क्वायर पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में म्यू1 = म्यू2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देंगे। तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें पता है cos थीटा की वैल्यू कितनी रखी, थीटा कितना है, 180 डिग्री है, और cos जो 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे cos 180 की जगह -1 रख देंगे, और म्यू1 = म्यू2 है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 फिर म्यू1 स्क्वायर, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि म्यू1 और म्यू2 दोनों बराबर है, प्लस 2 म्यू1 और cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, और इसका रूट आ गया है ना, ठीक है। अब जब इसे हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू1 स्क्वायर क्या आ गया, 2 म्यू1 स्क्वायर आ गया, प्लस 2 म्यू1 स्क्वायर और ये -1 हो गया। अब देखो ये 2 म्यू1 स्क्वायर प्लस का है और इसे माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये वाला जो 2 म्यू1 स्क्वायर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मतलब ये प्लस में क्वांटिटी उतनी ये माइनस में क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल है और अगर उसमें है ना, अगर मान लो कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है B2 टाइप का, और इसमें जो है ना ये दोनों जो ये B एटम है दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा कि जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा, जितना डायपोल मोमेंट इधर इस वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी के कारण होएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होएगा, उतना ही इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होएगा। तो ये मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जो रिजल्टेंट म्यू AB2 आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमने फॉर्मूले से समझ लिया, और ये हम नॉर्मल जैसे जनरल एक्सप्लेनेशन से भी देख लेते हैं, क्योंकि जितना डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, जितना डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में म्यू1 होगा उतना ही इस डायरेक्शन में होगा। अब डायपोल मोमेंट तो कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होता है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर वाला रिजल्टेंट क्या आएगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसे किस का, कौन से मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट है ना 0 होता है, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि CO2 हो गया। CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये CO2 की स्ट्रक्चर होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और ये दोनों जो ये एटम है दोनों क्या है, सेम है। तो जितना डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड के कारण क्रिएट होगा उतना ही डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड के कारण इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा CO2 का वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर CH2 की बात करते हैं तो CH2 में भी सेम डायपोल मोमेंट 0 होगा, और BeCl2 में भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सब कैसे है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है। Like this is the CH2 and this is the barium chloride, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो ये AB2 मॉलिक्यूल है और ये A, ये B और ये B है ना, इसके बीच में अगर थीटा है वो कितना है, 120 डिग्री है। अब हमें पता है कोस जो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है। अब यहाँ पे देखो इधर भी है ना B एटम है और इधर भी B एटम है, मतलब जितना म्यू1 इधर क्रिएट होगा उतना ही जो डायपोल मोमेंट इधर भी क्रिएट होएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम B की ज्यादा मान रहे हैं, मतलब B पे नेगेटिव चार्ज आएगा और A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, इधर भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों एटम अगर सेम ही हैं
तो जो जितना डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड में क्रिएट होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड में क्रिएट होगा, मतलब म्यू1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू2 लिख सकते हैं। ठीक है, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है। अब इनकी वैल्यू है ना फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू, अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे हम तो लिखेंगे म्यू1 स्क्वायर, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 है तो म्यू2 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, म्यू1 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 म्यू1 म्यू1, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉर्मूले में म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 माइनस हाफ। अब ये cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ होती है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और क्या आएगा फॉर्मूले में, म्यू1 स्क्वायर। अब ये म्यू1 स्क्वायर और म्यू1 स्क्वायर कितना होगा, 2 म्यू1 स्क्वायर हो गया, और इधर ये कितना बच गया, ये माइनस का कितना हो गया 2, सॉरी म्यू1 स्क्वायर माइनस का हो गया, म्यू1 मल्टीप्लाइड बाई म्यू1 तो क्या हो गया म्यू, और ये माइनस से माइनस का साइन है इधर तो ये क्या आ जाएगा, माइनस म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, म्यू1 स्क्वायर आ गया। 2 म्यू1 स्क्वायर में से एक म्यू1 स्क्वायर माइनस हुआ तो म्यू1 स्क्वायर आ गया, और इसका रूट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, म्यू1 आ जाएगा। अब देखो ये सारा इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये अगर इनके बीच में ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, इसका है ना जैसे ये ए बी बॉन्ड का है ना, इस ए बी बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है इसके डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की और इस साइड है म्यू1 है, और इस ए बी बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट म्यू2 की डायरेक्शन है ना इस साइड है। ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा ना मॉलिक्यूल का, इसके है ना जो बीचों बीच से रहेगा, ठीक है, ये जो बीचों बीच से रहेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू1 के इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे अगर ये 120 डिग्री एंगल पे है, अगर ये इस तरह से कोई 120 डिग्री एंगल पे है, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, अगर दोनों बराबर है तो जो रिजल्टेंट होगा इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और इस बॉन्ड का जितना डाइपोल मोमेंट है उतना ही इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी और ये कितना होएगा, ये म्यू1 के बराबर होएगा। ठीक है, अब अगर बॉन्ड एंगल अगर कितना हो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, तो मतलब है ना म्यू1 की डायरेक्शन भी इसी साइड है और म्यू2 की डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो जो म्यू मॉलिक्यूल होगा उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी, मतलब म्यू1 और म्यू2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का है। मतलब इसका टेल और इसका हेड के बीच में अगर जो एंगल देखा जाता है, एक सेकेंड, मतलब इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे जो थीटा इन दोनों के बीच में वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोस अगर इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब हमें पता है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अगर है ना म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 हो, अगर ये कंडीशन हो हमारी, तो म्यू1 स्क्वायर जो रिजल्टेंट हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे मॉलिक्यूल का, तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें है ना म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 है तो इसकी जगह भी म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, ये भी म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू1 स्क्वायर 2 म्यू1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे है ना 1 लिख देंगे, और ये म्यू1 और म्यू2 दोनों बराबर है तो ये क्या आ जाएगा, 2 म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 स्क्वायर क्या हो गया, 4 म्यू1 स्क्वायर हो गया, और जब इसका रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 म्यू1 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब ये जो टोटल जो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। ठीक है, म्यू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 2 म्यू1 हो जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल कोई कर ही नहीं रहा है इस कंडीशन में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल है, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो स्ट्रक्चर कैसी होएगी, ट्राइगोनल प्लेनरी स्ट्रक्चर होगी। अब देखो ये जो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो इस वाले बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट है और इस वाले बॉन्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा,
इनके बीच में होगा। अगर इसका μ1 है और इसका भी μ1 है, क्योंकि दोनों बोरोन फ्लोराइड बॉन्ड है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा और वो क्या होगा, μ1 होगा। इस वाले जो बोरोन और फ्लोराइड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और वो क्या होगा, वो भी है ना μ1 के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, μ1 है, और इस बॉन्ड का रिजल्टेंट क्या है, μ1 है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, देखो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट निकल के आया वो म्यू क्या होगा, 0 हो गया। मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर गया, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो कैंसिल कर गया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब जो BF3 मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। अब जैसे PCl5 की बात करते हैं, तो PCl5 में देखो ये जो दोनों ये बॉन्ड एंगल है ना, ये कितना है, 120 डिग्री के एंगल पे है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो है ना इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये जैसे μ1 है, इसका भी μ1 हमने माना, तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, μ1 होगा। और इस फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी μ1 होगा। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री बन रहा है। तो मतलब जो प्लेन में है ना, ये जो प्लेन में है, इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लेन के जो परपेंडिकुलर, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ पे देखो इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो दोनों के बीच में, इन दोनों डायपोल मोमेंट्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो PCl5 जो मॉलिक्यूल है, अगर इसका डायपोल मोमेंट हम देखेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल है sp3d2 SF6 मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है, क्योंकि ये सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यूनिवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। 6 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये है ना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई, मतलब शेप हो गई एक तरीके से, है ना। अब ये देखो ये है, अभी देखो ये वाला ये सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड का है ना डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल देखे तो कितना है, 180, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह इस सल्फर और ये फ्लोरीन बॉन्ड का है ना जो डायपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड इस साइड होगा, और इस सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड इस साइड होगा। तो ये एक दूसरे का, ये वाले भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। और यहाँ पे अगर देखे जाए इस सल्फर और फ्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, और इस सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट देखेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों डायपोल मोमेंट भी क्वांटिटी में सेम है और डायरेक्शन में बिल्कुल 180 डिग्री पे अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो अगर SF6 जो मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब ये भी नॉन पोलर है। अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोल रखा है कि जो CCl बॉन्ड है ना उसका डायपोल मोमेंट μCCl कितना है, 0.30 डिबाई है। तो इस मॉलिक्यूल का हमें डायपोल मोमेंट निकालना है। तो ये देखो ये है ना, एक है ना इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल देखो कितने का है, 120 डिग्री का है, तो इन दोनों जो बॉन्ड हैगा इसका और इसका जो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट रहेगा इन दोनों का वो इस डायरेक्शन में रहेगा, बीचों बीच रहेगा, ठीक है, μ1। अब ये देखो ये वाला μ1 इस डायरेक्शन में, ये वाला μ1 इस डायरेक्शन में है, तो जो म्यू मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ये। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो देखो ये वाला कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है ना, तो ये दोनों 120 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होएगा ना वो इस डायरेक्शन में होएगा, ठीक है। अगर इसका μ1 है, इसका μ1 है, तो इनका रिजल्टेंट μ1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में है ना 60 डिग्री के एंगल पे बीचों बीच से इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा। और ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, इसका जो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायपोल के बीच में और इस डायपोल के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2μ1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.30 डिबाई हो जाएगा, दैट इज 0.60 डिबाई म्यू मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये वाला मॉलिक्यूल है तो देखो इसमें ना इन दोनों बॉन्ड्स का ना, ये देखो
ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना इस डायरेक्शन में, ये है म्यू1, ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। तो ये वाला और इसका ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, और इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस साइड हो गई। तो इन दोनों, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये वाला बचा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस साइड होगी, तो ना ओनली एक ही बच रहा है, तो जो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट 0.30 डिवाई दे रखा है, और रिजल्टेंट ओनली ये वाला ही बच रहा है, क्योंकि इन दोनों का तो इस डायरेक्शन में हुआ जो कि ना इस वाले डायपोल मोमेंट के कारण कैंसिल हो गया, तो म्यू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 0.30 डिवाई हो जाएगा। अब एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि कोस थीटा इंक्रीज होने पे, देखो कोस जब 0 होता है तो है ना Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अगर इनके बीच में 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 2μ1 हो जाता है, यहाँ पे μ1 होता है और यहाँ पे 0 हो जाता है डायपोल मोमेंट। तो आप ये देख रहे हो कि जो कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है ना म्यू है ना डिक्रीज होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे जो रिजल्टेंट जो कोस थीटा होता है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे थीटा 0 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कोस 120 की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 हो गई, जो कि कम हो गई, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 हो गई, जो कि और कम हो गई। तो मतलब थीटा इंक्रीज होने पे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। दैट इज म्यू हो गया ना, म्यू वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट थीटा के, ठीक है, ये चीज निकल के आ गई। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट कोस थीटा के, लेकिन म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। दोनों चीजों में डिफरेंस है, कोस थीटा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के, कोस थीटा के स्क्वायर रूट के, जबकि थीटा के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो वेक्टर्स के बीच में थीटा बढ़ने पर रिजल्टेंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट कब होगा, जितना थीटा कम होगा उतना ही मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा। अब ये देखो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 180 डिग्री और 60 डिग्री है। थीटा सबसे कम कौन से में है, थीटा 30 डिग्री जहाँ पे होगा ना सबसे कम होगा, यहाँ पे 30 डिग्री सबसे कम है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट थीटा, ठीक है, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ कोस थीटा। दोनों बातों में ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, आइडियल हो या रेगुलर शेप हो, ठीक है, तो वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है नेचर में, एंड इस मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो इसका जो म्यू जो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, मतलब म्यू आइडियल और रेगुलर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम कैसे पता करते हैं कि जो मॉलिक्यूल आइडियल है कि नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि जो है ना, अगर जैसे किसी भी एटम का जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो और उसके चारों तरफ कैसे हो, बॉन्ड पेयर हो, सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, और जो बॉन्ड पेयर जो सराउंडेड एटम हो ना, जो सारे सेम से हो, ठीक है, जैसे CH4 है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। अब इसमें जो चारों है ना बॉन्ड पेयर ही है, और जो चारों वैलेंसीज है ना वो सेम एटम के द्वारा है ना सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ ए म्यू बाय द लोन पेयर इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए लोन पेयर, मतलब अगर लोन पेयर के जो कारण जो डायपोल मोमेंट होता है उसके डायरेक्शन के किस तरफ होती है, जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी साइड होती है। जैसे कि और इस ए पे अगर ये लोन पेयर है तो इसके कारण जनरेट जो डायपोल मोमेंट होगा इस लोन पेयर के कारण वो इस साइड होएगा। अगर ये लोन पेयर की डायरेक्शन अगर इस साइड है, इक्वेटोरियल पे है, तो ये इस साइड इसका डायरेक्शन होएगा। अगर जैसे ये है तो ये एक्स है, इस पे 3 लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के कारण जनरेट जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, इस वाले की डायरेक्शन इस साइड होगी, और इस लोन पेयर के कारण जनरेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी। जैसे अगर ये आर है, इस पे 2 लोन पेयर है, अगर इस लोन पेयर के कारण जो जनरेट डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, और ये वाला जो लोन पेयर होगा इसके कारण जनरेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है।
अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं XCF2 है, तो इसके लिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8+2, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यूनिवेलेंट एटम है, डिवाइडेड बाई 2, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, राइट। अब होता है, अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो दो तो क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है, और बाकी 3 क्या है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ पे रहते हैं, इक्विटोरियल पे रहते हैं, राइट। जैसे ये एक्सी है और देखो फ्लोर ये ना, ये तो एक्सियल पे रहेंगे और तीनों लोन पेयर कहाँ रहेंगे, ये इक्विटोरियल पे रहेंगे। इस एक्स और एफ बॉन्ड के कारण इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसके कारण जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी। इस एक्स एफ बॉन्ड के कारण जो जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो मतलब रिजल्टेंट, इस वाले का रिजल्टेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम देखते हैं लोन पेयर के कारण। ये देखो दोनों लोन पेयर कितने 120 डिग्री पे है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि किसके बराबर होगा, μ1 के बराबर हो गया। अगर इसका भी μ1 है, इसका भी μ1 है, तो रिजल्टेंट भी कितना रहेगा, μ1 रहेगा। और इस एक्सी और ये जो लोन पेयर है, इसके कारण जो जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, और वो भी कितना रहेगा, μ1 रहेगा। तो ये भी एक दूसरे को, ये इधर है और ये इधर है, बिल्कुल 180 डिग्री पे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो μXCF2 है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब ये जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इनको हमें क्लासिफाई करना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की देख लेंगे, फिर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उनमें भी डाइपोल मोमेंट देख लेंगे। फिर जैसे ओपन बुक शेप्ड जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, ओके, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ तक आज कर लेंगे ना। फिर ये जो डाइपोल मोमेंट एंड परसेंट आयनिक करेक्टर है ना, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, इनको पोलर और नॉन पोलर में ना क्लासिफाई करना है। XCO3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, 8। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, n इज इक्वल टू 4 है। मतलब इस पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है ना, ठीक है। तो इसके कारण जो जनरेट डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस लोन पेयर के कारण, और इनके कारण जो जनरेट डाइपोल मोमेंट है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 120 डिग्री एंगल तो है नहीं इनके बीच में, 109 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मतलब ये इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होएगा, और होएगा भी तो ये इसी डायरेक्शन में होएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, बीचों बीच कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैसा रहेगा, ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। XCO2F2 देखते, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 8 और 2 10, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होएगा। फ्लोरीन कहाँ पे रहेगा, फ्लोरीन रहेगा एक्सियल बॉन्ड पे रहेगा, और जो ये जो ऑक्सीजन और ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पर रहेगा, ये इक्विटोरियल बॉन्ड पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो देखो, ये इस XCF बॉन्ड के कारण जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, और इसके कारण जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है। मतलब ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर के द्वारा जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, और ये XC डबल बॉन्ड हो और XC डबल बॉन्ड हो, इन दोनों का इस वाले बॉन्ड का और इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सेम है। तो इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। मान लो कि इसका μ1 है, इसका μ1 है, तो इसका भी क्या होगा, μ1 होगा। इस वाले बॉन्ड का μ2 होगा, लेकिन μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, ठीक है। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। क्योंकि इस कारण जो ओवरऑल अगर है ना, देखो ये जो इस एक्सी पे जो लोन पेयर है, इसके कारण जो जनरेट डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ये दोनों 180 डिग्री पे है, ठीक है। ये रिजल्टेंट इसका इस साइड है और इसका इस साइड है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो XCO3F2 है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है, sp3d है। फ्लोरीन कहाँ पे चले जाएंगे, एक्सियल पे चले जाएंगे, और तीनों ऑक्सीजन है ना कहाँ पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। ये तो फ्लोरीन का तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा,
इस एक्सी डबल बॉन्ड O का और इस एक्सी डबल बॉन्ड O का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा। मान लेंगे कि इसका इस वाले बॉन्ड का μ1 था, इसका भी μ1 था, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। अब ये एक्सी डबल बॉन्ड O है, ये भी क्या है, दोनों जिनोन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, μ1 ही होगा। अब देखो इस रिजल्टेंट μ1 की और इस वाले μ1 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये दो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो ये डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो इसका कार्बन Cl बॉन्ड का जो जनरेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, तो 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। PClF3 है ना, तो फ्लोरीन तो कहाँ पे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्जियल पे जाएगा, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट अपोजिट है। ठीक है, 180 डिग्री पे। अब इस वाले जो फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो जनरेट μ1 है, इसके कारण भी μ1 होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा उसका भी μ1 होगा, और इस वाले बॉन्ड का भी क्या होगा, μ1 होगा। अब यहाँ पे देखो ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ओवरऑल इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो PCl3F2 जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो COCl2 है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेंगी, रिजल्टेंट है ना इस साइड रहेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 4 और 2 6, 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड n3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, इनके बीच में तो ये 120 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन इधर है कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और इधर है कार्बन और ये Cl बॉन्ड के कारण है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है ना एक दूसरे का है ना सेम नहीं है, इस कारण क्या होगा कि पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो मतलब ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। देखो ये है, ये रिजल्टेंट इधर है, और ये जो क्लोरीन है ये 120 डिग्री के एंगल पे, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो ये अपोजिट तो है एक दूसरे के डायरेक्शन में ना, लेकिन ये है μCl है ना, म्यू कार्बन Cl बॉन्ड के कारण है, और ये म्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण है। अब क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है, म्यू कार्बन Cl बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट और म्यू कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट बराबर नहीं है, तो ये ओवरऑल एक दूसरे को क्या होगा, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं SiCl4 की बात करते हैं, SiCl4 पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये sp3 है, और ये कैसा मॉलिक्यूल है, इसके देखो चारों कैसे इसके साथ जुड़े हुए बॉन्ड पेयर है, और जो चारों वैलेंसी है वो सेम एटम के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये आइडियल मॉलिक्यूल हो गया। आइडियल मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, NH3 की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल, ये नाइट्रोजन हो गया, इस पे ये लोन पेयर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या फिर नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो सारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही साइड है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और NF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये NF3। अब देखो इस लोन पेयर के कारण जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण ये रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो और ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है। अब यहाँ पे देखो ये NH3 है और ये NF3 है, तो अगर इन दोनों के डाइपोल मोमेंट की कंपेरिजन, ये भी ओवरऑल तो कैसा रहेगा, पोलर ही रहेगा, NF3 भी पोलर ही रहेगा, लेकिन अगर NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट की कंपैरिजन करी जाए तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो म्यू NF3 से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट है और इस
NF बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होएगा, लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, सारा ही एक डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है सेलिनियम ऑक्साइड। तो सेलिनियम ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन फैमिली में है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब 120 डिग्री के ये एंगल पे एक दूसरे के साथ अरेंज है। तो इन दोनों, इस वाले सेलेनियम ऑक्साइड बॉन्ड का, इस वाले सेलेनियम ऑक्साइड बॉन्ड का ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस सेलेनियम ऑक्साइड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कितने एग्जाम्पल है, वो सारे हैं, यहाँ तक तो करते हैं। अब ये XCF6 है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये देखो पेंटागोनल में है, ये पेंटागोनल बाइपायरामिडल होता है। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, F F F F और ये F, यहाँ पे एक सी है ही, एक लोन पेयर हो जाएगा और एक ये फ्लोरीन हो गया। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। XCF4 की बात करते तो 8 और 4 12, sp3 हाइब्रिड 12/2 मतलब 6, 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे आपस में। ये देखो इन दोनों के कारण जो डायपोल मोमेंट होएगा, ये इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। और ये दोनों होंगे ना, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। और ये जो लोन पेयर होगा, इसमें भी है ना, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी एक दूसरे को ओवरऑल कैंसिल आउट कर लेंगे, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। COS की बात करते हैं, कार्बन सेंट्रल एटम, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ये सल्फर लगा हुआ है, अपोजिट है ना, 180 डिग्री का एंगल तो है, लेकिन दोनों का जो μ1 नॉट इक्वल टू μ2 है, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, दैट इज मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। नेक्स्ट है CH3Cl। तो देखो ये CH3Cl, तो देखो हाइड्रोजन पे तो कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे नेगेटिव होएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 होती है, इसकी 2.5 होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, इसकी भी इसी साइड रहेगी, और इसकी भी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस साइड रहेगी। और ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये क्लोरीन इसी साइड रहेगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ये इस साइड रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो डायपोल मॉलिक्यूल कैसा होएगा, पोलर होएगा, क्योंकि सारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही साइड है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होएगा। SOCl2 की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन 6 और 2 8/2, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कैसे है, पायरामिडल है, ठीक है। ये S डबल बॉन्ड ये हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये लोन पेयर के कारण हो गया। इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। अब ये देखो 120 डिग्री के एंगल पे नहीं है, ये पायरामिडल है, ठीक है, जैसे अमोनिया के जैसी स्ट्रक्चर है ये। तो ये एक दूसरे का क्या है कि कैंसिल आउट पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ना, कैसा होगा, पोलर होएगा। H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो देखो कार्बन हाइड्रो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की साइड रहेगी, इधर भी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की साइड रहेगी। और ये जो लोन पेयर के अगर कारण जो डायपोल मोमेंट होता है, वो टुवार्ड्स द लोन पेयर की डायरेक्शन में होता है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, और ये कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। और वाटर तो वैसे ही पोलर है, सबको पता है, लेकिन क्यों पोलर है ये भी पता चल गया। अब जैसे ओजोन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, देखो इस पे ये एक लोन पेयर है, तो इसके कारण जो जनरेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण इस साइड रहेगी, ये है ना कितना 120 डिग्री के एंगल पे, तो इनका रिजल्टेंट इस साइड आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट है XCO4। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XCO4, है ना।
तो ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 8/2, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है बटा 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3 हो गया। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और है ना सारे बॉन्ड पेयर है और जो चारों बॉन्ड पेयर है वो सेम एटम के द्वारा सेम एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा ना ये कैसा हो गया, आइडियल मॉलिक्यूल हो गया। और आइडियल मॉलिक्यूल की जो पोलर और नॉन पोलर होता है, ठीक है, पोलरिटी कितनी होती है, 0 होती है, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, मतलब मॉलिक्यूल के कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब है XCOF4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 8 और 4 sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पायरामिडल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है ना इस वाले, ये दोनों, इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर बना रहे हैं और ये है ना डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पायरामिडल फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो ये वाला है ना, ये इसके इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग ये एक बच रहा है, ये चारों तो आपस में एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिया, लेकिन इस वाले जो है ना एक्सी डबल बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट है ClF3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 7 + 3/2, मतलब 5 हो गया, तो 5 का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 का मतलब हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फ्लोरीन सबसे पहले तो कोशिश करेगा कि एक GL पे जाए, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा फ्लोरीन है तो फिर वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एक GL वालों का तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है डाइपोल की, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब ये लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना दोनों का है ना 120 डिग्री पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है और इस फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है। ये दोनों की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है 180 डिग्री पे, लेकिन μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है ना डाइपोल मोमेंट का वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे ये और होती है, ड्यू टू है लोन पेयर रिपल्शन के कारण क्या होता है कि डजेंट मेंटेन है ना, टी शेप है ना, ये मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब ये लोन पेयर रिपल्शन होएगा तो ये ना इस टाइप की इनकी शेप हो जाती है, मतलब एग्जैक्ट है ना 90 डिग्री के एंगल्स ये रह नहीं पाते 120 डिग्री के या 90 डिग्री के। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, इफ मॉलिक्यूल इज ए पोलर देन देयर शुड बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कैसा बॉन्ड होना चाहिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर ये नहीं है कि अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल में तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल है ना पोलर ही होगा। जैसे अगर बात करें ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें देखो ये वाला भी पोलर बॉन्ड है, ये वाला भी पोलर बॉन्ड है, तो इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इसका रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। लेकिन अगर इसके बात ये हो कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अगर पोलर है मतलब उसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि उस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई पोलर कोवलेंट बॉन्ड जरूर होगा। बात समझ में आई? That mean if there is a polar covalent bond are present, then molecule may or may not be polar. अगर मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पोलर हो भी सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उसका कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द 3D अरेंजमेंट ऑफ ए डाइपोल, मतलब उनकी जो एंगल होता है ना एक दूसरे का है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो हमने देखा था ना μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। तो ये है ना जो ओवरऑल क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट है ना, जैसे ए बी अगर कोई बॉन्ड है, ए बी ए अगर कोई बॉन्ड है तो इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड ये है, तो इनका जो 3D अरेंजमेंट हो गया ना 120 डिग्री पे, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बीचों बीच रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट के 3D अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर ए बी ए है तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3D अरेंजमेंट ऐसा है डाइपोल का कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
3D डाइप अरेंजमेंट ऐसा हो कि अगर एक दूसरे को एनफोर्स कर रहे तो ये μ1 है और ये μ1 है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा μ1 प्लस μ1, तो 2μ1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रोटेशन कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, मतलब रोटेशन नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, नॉट रिजिड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और इस पे लगने वाली जो है ना दोनों ये ग्रुप होना, ये डिफरेंट होने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए। और है ना जो पाई बॉन्ड पे ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए, ओवरऑल रोटेशन पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये अगर ये है ट्रांस है तो इसके द्वारा ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, इसके द्वारा क्रिएट इस साइड रहेगी। तो ये एक दूसरे के तो 180 डिग्री पे लगभग हो गया। तो ये जो म्यू ट्रांस जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो म्यू ट्रांस होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। वहीं अगर ये सिस में है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इस कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल है ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, मतलब म्यू सिस नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। तो अगर सिस और ट्रांस में अगर डाइपोल मोमेंट के अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो म्यू सिस क्या होगा, ग्रेटर देन होगा देन द म्यू ट्रांस। ठीक है, अब है नोट, इफ देयर आर ए टू अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वर्क देन ट्रांस आइसोमर हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन द सिस आइसोमर। अगर मान लो कि अगर अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब हो गया एक माइनस आई वर्क कर रहा है और एक प्लस आई वर्क कर रहा है, तो ये इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रांस आइसोमर होगा ना उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा देन द सिस आइसोमर। देखो ये CH3 है और ये कार्बन, इसका क्या लग रहा है, इस वाले कार्बन पे प्लस H लग रहा है ना, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे है ना देख, ये कार्बन है और ये फ्लोरीन या कोई भी हेटेरो एटम है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इनके द्वारा जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड हो गई। अब ये देखो दोनों की डायरेक्शन है ना सेम हो रही है ना, एंगल थीटा क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। अगर वही अगर सिस की बात करें तो इसके द्वारा लगा हुआ, अगर इसका प्लस आई लग रहा है और इसका माइनस आई लग रहा है, तो इसके द्वारा तो लगने वाले डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी और इसकी इस वाले के कारण लगने वाली डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे देखो मतलब थीटा क्या है, ग्रेटर देन तो 0 से तो ज्यादा है, और 180 डिग्री से क्या है, कम है। मतलब ये है थीटा, तो ये तो 0 डिग्री होता, और अगर ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो ये क्या होता, 180 डिग्री होता। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल है, तो ये क्या है, थीटा, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ ना कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे है ना सिस का जो इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, इस वाली कंडीशन में जो म्यू हो गया ना वो ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा देन सिस से, मतलब जब अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वर्क कर रहे हो ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, म्यू ट्रांस है ना ज्यादा हो जाएगा देन द म्यू सिस के। अब होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जैसे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड कैसा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। इसमें है ना देखो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई प्लस 2 रूल, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। ये एंटी एरोमेटिक है, अगर इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है इसमें, तो 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक है। और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जिन जिन में है ना एरोमेटिसिटी इंक्रीज क्रिएट हो रही है ना, तो वो तो क्या होगा कि उनमें है ना मतलब चार्ज रहने की टेंडेंसी रहेगी, और जहाँ पे एंटी एरोमेटिक है वहां पे चार्ज रहने की जो टेंडेंसी है ना नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब एंटी एरोमेटिसिटी तो क्या अनस्टेबल करती है मॉलिक्यूल को, तो उनका डाइपोल मोमेंट कम होएगा। जबकि जो है ना हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जैसे कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि CH2 हो गया, एसिटाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, ये सब कैसे हैं, ये नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे किसी में कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा और
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना वो ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर होती है कार्बन और हाइड्रोजन की। अब एक पोलर हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एजुलिन। वैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर गलत बना रखी है, ये भी गलत है, पूरी गलत है ये स्ट्रक्चर तीनों ही, क्योंकि ना एजुलिन में क्या होता है, एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है और वो 5 मेंबर्ड रिंग से जुड़ी हुई रहती है। ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गई और ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये होता है एजुलिन। तो इसमें क्या होता है कि इस वाली रिंग पे तो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 7 मेंबर्ड रिंग पे तो है ना, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज आने से ये भी कैसी हो जाती है, एरोमेटिक हो जाती है, और 5 मेंबर्ड रिंग पे नेगेटिव चार्ज आने से ये भी एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका ना मतलब इसमें चार्ज क्रिएट रहता है ना, ये जो एजुलिन होती है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इसका डाइपोल मोमेंट है ना कुछ होता है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, इसका और इसका जो एजुलिन होता है ना, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0.8 डिबाई होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं कि एजुलिन का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो 0.8 डिबाई होता है। एजुलिन में एक तो 7 मेंबर्ड रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 7 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव चार्ज रहता है और 5 मेंबर्ड रिंग में ना देखो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब अगर बॉन्ड दिखाते हुए अगर स्ट्रक्चर हो, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी एजुलिन की। लेकिन है ना एरोमेटिसिटी को के मतलब एरोमेटिक रहे मॉलिक्यूल, इसलिए है ना ये है ना इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है एजुलिन का, 0.8 डिबाई होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या है फॉर चार्ज सेपरेशन, क्या है, एरोमेटिसिटी है। अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डाइपोल मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहली बात तो ये है। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण अगर ये जो साइकिल है जो साइकिल है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन वो एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वैसे भी यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। और इसमें भी इस साइड शिफ्ट होएंगे, ठीक है। तो ये और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड शिफ्ट होएंगे, वो जो है ना जो कॉन्सेप्ट है कि ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो है ना इस टाइप के कंपाउंड्स का है। वहां पे तो कार्बन ऑक्सीजन क्या है, पोलर बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये कंपाउंड कैसा हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक हो गया। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहने की टेंडेंसी क्या होगी, एंटी एरोमेटिसिटी के कारण पूरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की रहने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा तो 1 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एरोमेटिक करेक्टर आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन क्रिएट होएगा। तो सबसे ज्यादा तो इसका होएगा, फिर इसका होएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे अपोजिंग फोर्सेस नहीं आ रहे हैं ना। और इसमें तो क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है, तो ये चार्ज सेपरेशन को है ना मतलब रोकेगी है। तो सबसे लीस्ट पोलर कौन सा हो जाएगा, ये 3rd नंबर मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब सबसे जो लिस्ट है ना, क्यू की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो जो डाइपोल मोमेंट हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसमें ये देखा जाता है कि अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का किधर भी साइड शिफ्ट होने से अगर एरोमेटिसिटी अगर मॉलिक्यूल्स में है ना, ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल में दोनों रिंग्स में अगर जनरेट हो रही है ना, तो ये है ना पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर है ना एरोमेटिसिटी दोनों रिंग्स में जनरेट नहीं हो रही है, तो ये है ना पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इधर चला गया, तो ये रिंग तो एरोमेटिक हो गई, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आने से ये एंटी एरोमेटिक हो गई, मतलब ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये है ना ये शिफ्ट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इसकी बात करें, देखो इधर चला गया, ये नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया, ये रिंग भी है ना एरोमेटिक हो गई और ये वाली भी एरोमेटिक हो गई, तो ये वाला शिफ्ट होएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इस वाले में अगर ये जाएगा तो इस पे नेगेटिव हो गया, ये एरोमेटिक हो गई, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक हो गई, तो ये वाला शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होएगा। इस वाली कंडीशन में क्या होएगा,
ये इधर जाएगा ना, तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, ये एरोमेटिक हो गई, तो ये वाली शिफ्ट भी नहीं होएगी। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना, सेकंड वाला मॉलिक्यूल पोलर होएगा, बाकी ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होएगा, ये भी नॉन पोलर होएगा और ये भी नॉन पोलर होएगा। और जबकि सेकंड वाला मॉलिक्यूल में ये चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही है, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है चार्ज सेपरेशन होने से। तो मतलब सेकंड वाले मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। break the double bond and check the aromaticity in both ring. If aromaticity arises in both ring, then molecule will be the polar. जो अभी चीज समझाई ऊपर वही चीज है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इसमें तो इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज करेंगे, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज करेंगे, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, ये भी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मूवमेंट है ना, ये होगा इसमें, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इस वाले की बात करते हैं, अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाली रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आने से, यहाँ पॉजिटिव आने से इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। तो मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ये होएगा, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होएगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ ए ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल्स, है ना। ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जैसे कि है ना, ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये इस सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन तो पॉसिबल है। अगर ये इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर है, तो ये अगर इस टाइप से है तो ये क्या होगा, क्लोज बुक कहलाएगा। और अगर ये अगर मॉलिक्यूल अगर इस टाइप से है, तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ओपन बुक कहलाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब जैसे ये है H2O2 है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ओपन बुक शेप में है ना एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि H2O2 है, OH और ये H, तो ये ओपन बुक शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। H2Cl2 भी है ना ओपन बुक शेप में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इस वाले जो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, इस पे रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड पे वैसे भी रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे OH है, अगर इसे ना फर्स्ट टाइम देखेंगे ना, तो ऐसे देखेंगे कि है ना, इसके द्वारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, इसके कारण डायरेक्शन इस साइड होगी, तो म्यू इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन ये क्या नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से ओपन बुक शेप में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका जो म्यू होगा ना, नॉट इक्वल टू 0 होगा। SH मतलब जैसे OH ग्रुप लगा हुआ हो गया, SH हो गया, SR हो गया, तो ये ना ओपन बुक शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनका क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे। जबकि है ना, अगर ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, ये सिंगल सिंगल एटम है, ये इसी शेप में एग्जिस्ट करेंगे, इनके द्वारा जो डायपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इधर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, और इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। विच वन हैज द हाइएस्ट डायपोल मोमेंट, यहाँ पे हमें देखना है। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छा फिर ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, ओके, मतलब ये एक पेज ही है। विच वन हैज द हाइएस्ट डायपोल मोमेंट है, देखो यहाँ पे ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में परसेंट एस करेक्टर कितना है, 33% है। sp3 में कितना है, परसेंट एस करेक्टर 25% है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसकी जो है ना, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू दिस, है ना। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में, कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में जो डेल्टा EN है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, भाई क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइड सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी है ना थोड़ी सी इस वाले कार्बन से ज्यादा है, sp3 वाले से। अब इसकी तो फिक्स वैल्यू मान लो कि इसकी हमने मान ली कि जैसे क्लोरीन की रहती है ऑलमोस्ट 3 रहती है ना, ठीक है, पोलिंग स्केल में इसकी 3 रहती है। और अगर है ना sp3 जो कार्बन रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के अप्रोक्स रहती है, और इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, 2.67 या 2.89 ऐसे कुछ रहती है समथिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल्टा EN है इस sp3 कार्बन और इसके बीच में, इस क्लोरीन के बीच में थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और इस क्लोरीन के बीच में जो डेल्टा EN है ना वो थोड़ा सा कम है।
तो मतलब Q किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा ई एन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब चार्ज सेपरेशन किस में ज्यादा है, सेकंड इस वाले में ज्यादा है, देन सेकंड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है देन द फर्स्ट। सो जो Q किसका हाई होगा, इस वाले का Q क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसके Q क्या होगा, लो होगा। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सेकंड वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा देन द फर्स्ट, है ना। परसेंट एस करेक्टर इंक्रीजेस देन डेल्टा ई एन क्या होता है, डिक्रीज होएगा। सो Q डिक्रीज होएगा, Q डिक्रीज होने से क्या होएगा, अगर ये Q डिक्रीज होता है तो क्या होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी म्यू भी डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डायपोल मोमेंट। यहाँ पे देखो थीटा कितना है, ये देखो हेक्सागन शेप में रहते हैं तो थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो थीटा इंक्रीज होने पे डायपोल मोमेंट डिक्रीज होएगा, तो ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो गया। इधर इनका रिजल्टेंट होएगा, इनका रिजल्टेंट इधर और इसका रिजल्टेंट इधर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रहेगा और इसका ये इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसका तो ऑलमोस्ट 2μ1 हो गया और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो सबसे ज्यादा तो ये 3 नंबर रहेगा, ठीक है। फिर ये 4 नंबर रहेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और फिर उसके बाद में ये 1 नंबर रहेगा, और ये तो म्यू इज इक्वल टू इसका तो 0 ही हो गया, ओवरऑल कैंसिल ही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखो दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं, एक तो प्लस आई लग रहा है और एक ये माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो प्लस आई के कारण डायरेक्शन इस साइड रहेगी और माइनस आई के कारण डायरेक्शन इस साइड रहेगी। तो ये वाला है ना जहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा, तो 3 नंबर का तो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद में 2 नंबर का रहेगा और फिर उसके बाद में 1 नंबर का रहेगा। अब ये यहाँ पे देखो, देखो ये हेड टू हेड और टेल टू टेल, हेड टू हेड क्या चीज बता रखी है। हाँ देखो यहाँ पे अगर थीटा कैलकुलेट करते हैं ना, थीटा जो देखते हैं ना, या तो हेड टू हेड देखते हैं या टेल टू टेल देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, अगर इसको थोड़ा सा ये वाली डायरेक्शन देखो, इसकी इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे है और फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे टेल टू टेल, देखो ये टेल हो गया, टेल टू टेल, यहाँ पे जो थीटा देखेंगे, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये इतना ऐसे आएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो थीटा देखो सेकंड वाले में थीटा कम है, देन फर्स्ट वाले में थोड़ा सा थीटा ज्यादा है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो म्यू क्या हो रहा है, इस साइड देखते हो, इस साइड है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, थीटा है ना इंक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जाने पे है ना, यहाँ पे तो थीटा 0 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे लगभग 60 के आसपास है, यहाँ पे 120 के है ना। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब म्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो थीटा देखते हैं ना, या तो है ना टेल टू टेल के बीच में देखते हैं, दोनों टेल के बीच में थीटा देखते हैं कि कितना है, या फिर है ना दोनों हेड के बीच में देखते हैं। भाई जैसे ये हेड है, इसका हेड ऐसा है, हेड से हेड के बीच में कैसे देखेंगे, टेल टू टेल का ध्यान रख लो, थीटा कैसे देखते हैं, टेल टू टेल। अब हेड टू हेड का मतलब हो गया, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए और इसको थोड़ा सा, ये तो यहाँ पे है ही, और इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, तो हेड टू हेड के बीच में अगर यहाँ पे थीटा देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, सेम डायरेक्शन है। तो अब तो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ओपन बुक शेप वाला भी समझ में आ गया, OH SH SR के केस में। अब ये क्या है, यहाँ से नया स्टार्ट हुआ है, ओके ये एग्जाम्पल्स और स्टार्ट हुए हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं ये, ओके यहाँ तक करेंगे आज, फिर ये ना डायपोल मोमेंट और परसेंट डायरेक्ट करेक्टर है ना, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे ये देखो OH का क्या है, -I, OH का तो +R लग रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, और जो NO2 के कारण -R के कारण है ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाले में देखो +R के कारण डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और -R के
आर के कारण है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो थर्ड वाले में तो क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, तो सबसे ज्यादा तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। फिर उसके बाद में देखो सेकंड में है ना वही कंडीशन हो जाएगी इस टाइप वाली है ना, ये वाली, तो यहाँ पे है ना थीटा डिक्रीज हो जाएगा। और जो फर्स्ट में है ना ये वाला एंगल रहेगा, तो थीटा फर्स्ट में सबसे ज्यादा रहेगा। तो जो ऊपर बताया था ना वैसा का वैसा एग्जाम्पल है, तो थर्ड का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा, फिर सेकंड का और फिर फर्स्ट का। अगर बात करें BF3 का तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका तो म्यू इज इक्वल टू 0 होता है ही, और इसका H2O का भी डाइपोल मोमेंट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। NH3 का और NF3 की इनकी कंपेरिजन करनी है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का है ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन नाइट्रोजन से, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स है, सब में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जितनी जो ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी इन दोनों के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में NF3 और NH3 के कंपैरिजन में, तो हमें पता है कि NH3 का ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्योंकि है ना देखो इस वाले लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इन नाइट्रोजन फ्लोरीन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन है। और NH3 में क्या है, सेम डायरेक्शन में सारा डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे रिजल्टेंट ज्यादा है। लेकिन H2O और NH3 के बीच में कंपेयर करते हैं तो देखो S तो तीनों में, S तो क्या है कि कांस्टेंट है इस साइड और इस साइड, है ना, मतलब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है। अब अगर है ना डेल्टा EN को बढ़ाने के लिए अगर सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे तो डेल्टा EN बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन वाले की तो पहले ही कम है, ज्यादा वाले की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देंगे, मतलब जिसकी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे नाइट्रोजन की है, और नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो जो डेल्टा EN होगा वो OH में ज्यादा होएगा और देन द डेल्टा EN NH में। तो जो Q जो चार्ज सेपरेशन ज्यादा किस में होएगा, इस OH बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होएगा, ठीक है। और वहीं अगर थीटा की बात करें ना, ये वाला जो थीटा की बात करें, लोन पेयर रिपल्शन के कारण क्या होता है कि जो H2O में ये जो थीटा होता है ना, ये 104 डिग्री के करीब ऐसे कुछ होता है, इज लेस देन द थीटा इन द अमोनिया, है ना। तो दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि जो H2O का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अमोनिया से ज्यादा होगा। सबसे लिस्ट तो BF3 का तो म्यू इज इक्वल टू 0 है ही, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट H2O का, फिर अमोनिया का, फिर NH3 का, एंड देन फिर BF3 का। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीजें एनसीईआरटी में इस वाले बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, साइज ऑफ हेलोजन तो है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, म्यू इंक्रीज होना चाहिए। दो फैक्टर हम देख रहे हैं, डिस्टेंस है ना इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब म्यू इंक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स क्या हो रही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है और सबसे कम क्या है, आयोडीन की है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, जो डेल्टा EN डिक्रीज हो रही है, डेल्टा EN डिक्रीज हो रही है, मतलब क्यू डिक्रीज हो रहा है। क्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, म्यू डिक्रीज होना चाहिए। दो अपोजिट फैक्टर्स है, लेकिन अब इनका जो रिजल्टेंट जो निकल के आता है, जो एक्सपेरिमेंटल निकल के आता है, क्योंकि दो टाइप के फैक्टर्स है जो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिंग चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्यू डिक्रीज होता है उससे ज्यादा क्या होता है कि डी में ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा CH3F से। यहाँ पे है ना क्यू में ज्यादा डिक्रीमेंट होता है, देन द डी में जितना इंक्रीमेंट होता है ना उससे ज्यादा क्यू में डिक्रीमेंट होता है। और म्यू क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ए क्यू एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना क्यू यहाँ पे क्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा जितना कि म्यू इंक्रीज होएगा। तो ओवरऑल अगर देखते हैं CH3Br और CH3I के केस में, तो CH3Br का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है देन CH3I से। ये वाला एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी में जो हेलो एल्केन है ना, उसमें ये एग्जाम्पल क्लियरली दिया हुआ है, इनकी जो डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी तीनों का कंपेरिजन कर रखा है एनसीईआरटी ने। तो CH3 जो Cl होता है ना, इसका डाइपोल मोमेंट है ना ज्यादा होता है। हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो केमिस्ट्री बाई वी लक्ष्मी जो चैनल है उस पे है ना डाल रखा है ये वीडियो, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड के नाम से, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो क्लास 12th का छठा चैप्टर है उसमें इसके बारे में चर्चा करी गई है। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। अब देखो अगर ये एग्जाम्पल रहे CH3Cl CH2Cl
Cl2 और CH Cl3 और CCl4, ये तो क्या हो गया, आइडियल मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं ना, इन इंडिविजुअल बॉन्ड है ना, चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल जो बॉन्ड में, सो क्या मतलब क्यू डिक्रीज हो रहा है, देन म्यू डिक्रीज हो रहा है। जो इंडिविजुअल जो कार्बन और जो क्लोरीन बॉन्ड है ना, उसमें क्या हो रहा है, क्यू की वैल्यू, चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो म्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, इन तीनों का कंपेरिजन, इसका तो 0 है ही, तो सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोलर तो रहेंगे, उनका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, इन तीनों का जो म्यू है, इन तीनों का जो म्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, फोर्थ का तो म्यू इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर FCl Br I, अब एक कंपैरिजन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ना, हम कंपैरिजन करते हैं क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, है ना, इनके डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे भी ना दोनों फैक्टर काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना और साइज का इंक्रीज होना, दोनों अपोजिंग फैक्टर्स है ना। ठीक है, मतलब म्यू का तो डिक्रीज होना और डी का इंक्रीज होना। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्डर निकल के आता है डाइपोल मोमेंट का, सबसे ज्यादा क्लोरोबेंजीन का होता है, फिर उसके बाद में आयोडोबेंजीन का होता है, देन फिर फ्लोरोबेंजीन का होता है, सबसे लीस्ट होता है ब्रोमोबेंजीन का। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रख सकते हैं। ये इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना, जहाँ दो अपोजिंग फोर्सेस चलते हैं ना, दोनों अपोजिट चलती है चीजें, तो उसका जो रियल जो होता है ना, जो लैब में निकल के आता है, वही हम मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक तो ये पाइरोल है और एक ये पायरिडीन है। तो इसके कारण देखो, इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, और जो NH बॉन्ड है ना, ठीक है, तो NH बॉन्ड के कारण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, और लोन पेयर भी क्या है इसका, इसी साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ये इन्वॉल्व है ही ना डिलोकेलाइजेशन में, पाइरोल में, तो है ना, तो ये इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी। ठीक है, टुवार्ड्स द रिंग होगी। तो क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, राइट। सो लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड एरोमेटिसिटी अराइज होती है, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग जनरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है और ये डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो नाइट्रोजन पे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रिंग पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस जो डिलोकेलाइजेशन के कारण जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी, मतलब एक दूसरे को एनफोर्स कर रहे हैं जो डाइपोल मोमेंट है दोनों। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए हाइड्रोजन, सो डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द रिंग होएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर ये पायरिडीन है, तो पायरिडीन में तो क्या होता है कि पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ये लोन पेयर है, ये डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होएगा। ठीक है, इन्वॉल्व तो ये वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड पे अगर कोई एटम है डबल बॉन्ड से द्वारा से जुड़ा रहता है, तो उस पे जो लोन पेयर होता है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये देखो, इस लोन पेयर इस साइड है ना, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये तो टुवार्ड्स द रिंग है ना पाइरोल में, तो और ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो इसके कारण ये इस साइड है ना, कार्बन नाइट्रोजन के कारण इस साइड है, और इस नाइट्रोजन लोन पेयर के कारण भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी, अवे फ्रॉम द रिंग है। ठीक है, अवे फ्रॉम द रिंग है, और जबकि पाइरोल में कैसी है, टुवार्ड्स द रिंग है। लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, दैट इज इट्स लोकलाइज्ड, सो डायरेक्शन ऑफ ए म्यू ड्यू टू लोन पेयर अवे फ्रॉम द रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, और दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कार्बन इज नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कार्बन, सो डायरेक्शन क्या होगी, म्यू की अवे फ्रॉम द रिंग होगी। ठीक है, तो पाइरोल में तो क्या होती है, टुवार्ड्स द रिंग होता है, और जो पायरिडीन होती है उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अवे फ्रॉम द रिंग होता है। ये देखो,
अगर थायोफिन और इसमें फ्यूरेन और थायोफिन में कंपेयर करें, देखो इसमें है ना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इस साइड हो गई, ठीक है। दूसरी है ना ये लोन पेयर के कारण जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द रिंग होगी। और ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण भी है ना, ये कार्बन पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी और इस वाले की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो ओवरऑल होगा ना जो अवे फ्रॉम द रिंग रहेगा इसका डायपोल मोमेंट, और सिमिलरली थायोफिन में होगा। तो ये चीजें हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ी है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और बेसिक आपके क्लियर हो गए हो। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायपोल मोमेंट का, और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही है, और नहीं आता तो इसका कॉन्सेप्ट दूसरी जगह यूज होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होता है ना, कहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट है कि नहीं है मॉलिक्यूल में, वो सब चीज़ें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री। अब एक चीज़ ये होती है कि जैसे ना कोई भी जो बॉन्ड होता है ना 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, तो वो हम कौन से रूल से निकालते हैं, फाजान्स रूल से निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फाजान्स रूल को कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि डायपोल मोमेंट एंड उसमें फिर परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितने हैं। कोवलेंट बॉन्ड में परसेंट आयनिक कैरेक्टर देखते हैं और आयनिक बॉन्ड में परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो ये हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड में, पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग है ना कोवलेंट जो है ना आयनिक बॉन्ड होगा ना उसमें कोवलेंट कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंपैरिजन करेंगे, तो ये चीज़ें ना इससे फिर एक बार थर्मल स्टेबिलिटी भी देख लेंगे मॉलिक्यूल की। वैसे तो थर्मल स्टेबिलिटी को चैनल पे एक बार समझा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे, थर्मल स्टेबिलिटी का लेक्चर है ऑलरेडी अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% है ना आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।